सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य को। अब तक हमने मुगल वंश की पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने 11 उत्तरवर्ती मुगल काल के साथ मुगल वंश को खत्म कर दिया। उसके पहले दो टॉपिक रह गए थे जो हमने छोड़ दिए थे, क्योंकि मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है उत्तरवर्ती मुगल काल। और जो दो टॉपिक हैं वो दो टॉपिक हैं, एक तो विजयनगर साम्राज्य और दूसरा है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है, इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे और फिर आगे मॉडर्न इंडिया को कंटिन्यू करेंगे। बस 7-8 वीडियो और लगेंगी और फिर कंप्लीट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 से लेके 1664 ईस्वी तक, तब तक रहता है। उसके बाद ही विजयनगर साम्राज्य खत्म हो जाता है। विजयनगर का अर्थ है जीत का शहर, मतलब एक ऐसा शहर जो कभी भी किसी से युद्ध में हारा नहीं और फिर जीतता ही चला गया। ठीक है, देखते हैं इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है। इसकी स्थापना होती है कर्नाटक के हम्पी नामक स्थान के ऊपर 1336 में। हरिहर तथा बुक्का दो भाई होते हैं, हरिहर और बुक्का, ये दो भाई मिलके इस विजयनगर की स्थापना करते हैं। नामक भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की। ठीक है, ये जब इन्होंने स्थापना की तो अपने पिता के नाम पर स्थापना की थी। पिता का नाम था संगम। संगम के 5 पुत्र थे, 5 में से 2 थे हरिहर और बुक्का। इनके नाम के ऊपर इन्होंने इस वंश की स्थापना की, जिसके 2-4 अर्थ हैं। एक तो विद्यानगर, एक विजयनगर, एक हम्पी, क्योंकि हम्पी जगह के नाम के ऊपर स्थापना की थी, और एक ये जीत का शहर। ठीक है, ऐसे करके इसके 4-5 नाम पड़ते हैं विजयनगर के। स्थापना कैसे करते हैं? जब उत्तर भारत के अंदर तुगलक वंश चल रहा था, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण अभियान चालू करवाया था। दक्षिण अभियान चालू करवाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। जब मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण अभियान चालू करवाता है, दक्षिण भारत की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो दक्षिण भारत में एक व्यक्ति था बहाउद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक बहाउद्दीन के पीछे पड़ जाता है और बहाउद्दीन भाग के एक जगह पे छुप जाता है। वहां पे छुप जाता है तो बहाउद्दीन को वो बचाने के लिए हरिहर और बुक्का नामक 2 व्यक्ति जाते हैं। जो हरिहर और बुक्का भी युद्ध हार जाते हैं उससे, मोहम्मद बिन तुगलक से, और बहाउद्दीन को मार दिया जाता है ढूंढ के फिर। और हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासन दिल्ली ले जाता है, जहां पे शासन करता था। वहां पे ले जाके इनको पहले तो धर्म कबूल करवाता है, इस्लाम धर्म, दोनों को। और ये दोनों धर्म कबूल कर लेते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं इनके पास। और धर्म कबूल करने के बाद ये दोनों विश्वास पात्र बन जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के, और इतना विश्वास जीत लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक सोचता है कि ये दोनों अब मेरे ही बेटे हैं। और जब दक्षिण भारत में फिर से विद्रोह छिड़ जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, दक्षिण भारत का विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण भारत के लोगों को ही भेजता है। मतलब हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों को, जो जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है, उन्हीं को नीचे दक्षिण भारत में भेज देता है कि तुम जाओ और विद्रोह को काबू करके आओ। और जब ये दोनों भाई विद्रोह को काबू करने के लिए आते हैं, तो एक व्यक्ति से इनकी मुलाकात होती है नदी के किनारे, जो कि ब्राह्मण था, जिसका नाम था विद्यराज वंश। विद्यराज, जिस ब्राह्मण का नाम था विद्यराज। जब इन दोनों को दक्षिण भारत के अभियान के ऊपर भेजा गया, तो इनकी मुलाकात होती है एक व्यक्ति से, विद्यराज नामक ब्राह्मण थे। तो विद्यराज नामक ब्राह्मण था जो इनको पहले से ही जानता था, तो वो इनका शुद्धिकरण करता है, दोनों का धर्म को डाइवर्ट कर देता है, फिर से हिंदू धर्म दिलाता है दोनों को, और मुस्लिम धर्म को बहाल करवा देता है। नदी के किनारे शुद्धिकरण करवा देता है इनका। और फिर ये दोनों नगर की स्थापना करते हैं, विजयनगर की। ठीक है, 1336 में आगे कंटिन्यू करते हैं। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें गिरफ्तार किया, क्योंकि बहाउद्दीन को मार दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने, और इनको गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली ले गया इनको, और इस्लाम धर्म कबूल करवाया दोनों के दोनों से। ठीक है, तो दक्षिण भारत का जो विद्रोह हुआ, तो इन दोनों को नियंत्रण करने के लिए वापिस से भेजा गया। हरिहर तथा बुक्का को भेजा दक्षिण भारत के विद्रोह को काबू करने के लिए। ठीक है, इसके बाद इनकी मुलाकात होती विद्यराज नामक ब्राह्मण से, इसलिए इस वंश का नाम विद्यानगर भी रखा गया है। इसके बाद तुंगभद्रा नदी के तट पर 1336 में ये विजयनगर की स्थापना करते हैं, और उनकी पहली राजधानी बनती है अन्नागोंडा। ठीक है, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। विजयनगर को और क्या क्या कहा जाता है? विद्यानगर कहा जाता है इनके गुरु के कारण। ठीक है, वर्तमान में इनका नाम हम्पी है, और विजयनगर का एक नाम संगम वंश भी है, क्योंकि संगम इनके पिता का नाम था जो वंश चलाता था, तो उनके नाम के ऊपर इन्होंने नाम रखा संगम वंश। ठीक है, अब देखते हैं विजयनगर का प्रथम शासक कौन है। प्रथम शासक है विजयनगर का हरिहर, जहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अपने को। इस विजयनगर से क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। जब भी दक्षिण भारत से क्वेश्चन आएगा
तो विजयनगर से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन बनेगा हरिहर से। विजयनगर की स्थापना कब हुई 1336 में। किसने स्थापना करी? हरिहर और बुक्का नामक व्यक्तियों ने। या फिर विजयनगर का अर्थ आ जाता है, या फिर ये आ जाता है विजयनगर किस नदी के किनारे था, तो कर्नाटक में हम्पी नदी के किनारे, ठीक है। और अभी विजयनगर किसे नदी तक फैल गया था? तुंगभद्रा और कृष्णा नदी तक फैल गया था ये विजयनगर। इसके बाद प्रथम शासक 1336 से लेकर 1356 तक। प्रथम राजधानी अन्नागोंडी है, ये प्रथम राजधानी होगी। 1346 में होयसल राज्यों को विजयनगर में मिलाया गया। अब धीरे धीरे विजयनगर को बढ़ाते चले जाएंगे। एक तरह से जो विजयनगर है ना, पूरा दक्षिण भारत में फैल जाएगा ये, ठीक है। 1346 में होयसल को विजयनगर राज्य में मिलाया। 1352-53 में मथुरा पर आक्रमण करके मथुरा को भी अपने अधीन में ले लिया और विजयनगर के अंदर मिलाया गया। इसके बाद हरिहर का शासन खत्म हो जाता है। अब बुक्का राज करता है, जो दो भाई थे हरिहर और बुक्का, 1356 से लेके 1377 तक। 1374 में इसने चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा गया कि विजयनगर की जो जानकारी है पूरे भारत के साथ साथ ऊपर एशिया में भी दी जाए, तो चीन में भेजा गया अपना दूत मंडल, ठीक है। 1377 में मदुरई चेन्नई के अंदर इसको नष्ट करके विजयनगर में मिलाया गया। बहमनी साम्राज्य पर अधिकार किया इन्होंने। बहमनी साम्राज्य ऊपर रहता था, जब मोहम्मद शाह को हराकर कृष्णा व तुंगभद्रा दोनों क्षेत्रों के ऊपर अधिकार कर लिया और यहाँ तक फैला गया था कृष्णा और तुंगभद्रा नदी तक। तो हराया किसको इन्होंने? मोहम्मद शाह को, ठीक है। इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो इस क्वेश्चन के आने की है यही है, विजयनगर का अर्थ क्या है? मतलब जीत का शहर। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे की? तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के किनारे हम्पी नामक स्थान कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। और किसने की? हरिहर और बुक्का ने, दो भाइयों ने, ठीक है। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। जो कृष्णा नदी को विजयनगर की सीमा माना गया है, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी है जो कर्नाटक के अंदर है, जैसे दक्षिण भारत ऐसे है, तो यहाँ से नदियां जाती हैं। इस नदी को बहमनी साम्राज्य की और विजयनगर की सीमा बताया गया है, ठीक है। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली, क्योंकि इसने पूरे रास्ते को दिखाने का काम किया था, बहुत सारे रास्तों का निर्माण करवाया था इसने, इसलिए इसको वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कहा गया है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हरिहर सेकंड, 1377 से लेके 1404 तक। और हरिहर जो सेकंड है ये अपने महाराज धिराज की उपाधि धारण करेगा, क्योंकि बढ़िया शासक माना जाता है इस संगम वंश के अंदर। जो विजयनगर साम्राज्य है इसके अंदर 4 वंश है, जिसमें से पहला वंश है संगम वंश, ठीक है। इसने महाराज धिराज की उपाधि धारण की। इसने कन्नार, त्रिचापल्ली, कांची, मैसूर पर आक्रमण करके विजयनगर में मिलाया। क्यों? बड़े बड़े जो साम्राज्य हैं जैसे त्रिचापल्ली है, कन्नार है, मैसूर कर्नाटक वाला है, इसको अपने अधीन में करके इसने और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक विस्तार करवाया उसका। इसने श्रीलंका के शासकों से टैक्स वसूलने का काम किया, ठीक है। मतलब अपने देश से बाहर भी इसने टैक्स वसूलने का काम किया, इसीलिए इसने महाराज धिराज की उपाधि धारण की। इसने बेलगांव और गोवा को बहमनी साम्राज्य से मुक्त करवाया। और बहमनी साम्राज्य में एक शासक आ जाता है फिर फिरोज शाह, और फिरोज शाह इसको हराने का काम करेगा। ये फिरोज शाह बहमनी से हार गया तथा अगला राजा बना देवराज प्रथम। ये जो देवराज प्रथम है ये भी फिरोज शाह से हार जाएगा, और फिरोज शाह से हारने के बाद जो अपनी इसकी बेटी है देवराज प्रथम की, इसकी शादी इस बहमनी साम्राज्य की फिरोज शाह से करवा देगा, जिसके बाद फिरोज शाह कभी भी दोबारा अटैक मुड़ के नहीं करेगा इस विजयनगर साम्राज्य के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आता है देवराज द्वितीय 1422 से लेके 1446 तक। इसे इस वंश का महानतम शासक बताया गया है, लेकिन आगे इस वंश का, संगम वंश का, न कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक बताया गया है। जनता ने इसे देवराज इंद्र, और या इंद्र जो भगवान है जो बारिश करवाते हैं उनका अवतार बताया गया है। यह हाथियों का व्यापार करता था। इसके शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने यात्रा की, जो फारस देश से आया था। यह महत्वपूर्ण है। इसके दरबार में कौन यात्री आया? फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक, ठीक है। इसके बाद है मल्लिकार्जुन 1446 से लेकर 1465 तक। जो चीनी यात्री है भगवान इसके दरबार में यात्रा करने के लिए आया, बस इसके लिए यही महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट जो वंश आता है विरूपाक्ष 1465 से लेकर 1400
85 तक। इसी के साथ ये संगम जो वंश है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। संगम वंश 1336 से लेके 1485 तक ही चल पाया और इसके बाद संगम वंश खत्म हो जाता है। जो विजयनगर है इसके अंदर 4 वंश हैं, संगम वंश और नेक्स्ट जो वंश है सालू वंश। सालू वंश 1485 से लेके 1505 तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो वंश है वो शालू वंश 1485 से लेके 1505 तक। ठीक है, ये सालू वंश ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि जो इसका पहला संस्थापक है सालू नरसिंह, इसको उड़ीसा का एक शासक होता है गजपति। गजपति ने इसको पूरा पूरा गिरफ्तार कर लिया और अपने साम्राज्य में लेके चला गया। अपने साम्राज्य में लेके गया तो इसको मारने ही वाला था, इसके सर को धड़ से अलग करने वाला था। तभी इसने सालू नरसिंह ने माफी मांग ली और वापस छोड़ दिया गया। अब सालू नरसिंह क्या करेगा, माफी मांगने के बाद वापस आ गया अपने विजयनगर साम्राज्य में और अपनी सेना तैयार करेगा। अब सेना तैयार करके दोबारा आक्रमण करने के लिए जाएगा और फिर से इसको मार दिया जाएगा। फिर इसके 2 बेटे आएंगे आगे, वो राज करेंगे। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। जो सालू नरसिंह है इसकी मृत्यु 1490 में हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद इसके 2 बेटे हैं इम्बाड़ी और तिम्मा। इन दोनों को गद्दी पर बिठाया जाता है। ठीक है, दरअसल जो सालू नरसिंह है ना इसका एक सेनापति था नरसा नायक। ठीक है, इसका एक सेनापति था नरसा नायक। अब नरसा नायक क्या करेगा, सबसे पहले तो यो इसको गद्दी पर बैठाएगा। नरसा नायक तिम्मा को गद्दी पर बिठाएगा और तिम्मा को गद्दी पर बिठाने के बाद तिम्मा की डेथ हो जाएगी। इसके बाद नरसा नायक गद्दी पर बिठाएगा इम्बाड़ी को। इम्बाड़ी गद्दी पर बैठेगा, नरसा नायक नहीं बिठाएगा इसको गद्दी के ऊपर। इम्बाड़ी की गद्दी पर बैठते ही नरसा के बीच में और इम्बाड़ी के बीच में युद्ध हो जाएगा, उत्तराधिकारी के लिए युद्ध। और इस युद्ध को जीत जाएगा नरसा नायक और नरसा नायक युद्ध जीत के इसको जो इम्बाड़ी है इसको गिरफ्तार कर लेगा। गिरफ्तार करने के बाद कुछ समय के बाद नरसा नायक की मृत्यु हो जाएगी और फिर इसका बेटा आएगा वीर नरसिंह। और वीर नरसिंह एक नए वंश की स्थापना करेगा, तुलु वंश की। ठीक है, और वीर नरसिंह आते ही क्या करेगा, इस इम्बाड़ी को मरवा देगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या रहता है। सालू नरसिंह की मृत्यु 1490 में हो जाती है। इसके बाद इसके 2 बेटे हैं जो उत्तराधिकारी के लिए तैयार हैं, इम्बाड़ी और तिम्मा। जो शासक है नरसा नायक, ये बेटे को तिम्मा को गद्दी पर बैठाता है क्योंकि तिम्मा काबिल था ये, और जो ये इम्बाड़ी था ये काबिल नहीं था, इसलिए नरसा नायक युद्ध करता है, राज्याभिषेक करवा देता है इसका तिम्मा का। और कुछ समय बाद एक दुश्मन ने तिम्मा को मार दिया तथा इम्बाड़ी शासक बन गया। अब ठीक है, कुछ समय के बाद इम्बाड़ी शासक बन जाता है। फिर नरसा और इम्बाड़ी के बीच में युद्ध होता है और नरसा ने इम्बाड़ी को नजरबंद करवा दिया, मतलब किले के अंदर रोक के रख दिया, काल कोठरी के अंदर नजरबंद, मतलब किसी की नजर में नहीं आए। ठीक है, नरसा ने करवाया ये काम इसके लिए, इम्बाड़ी के लिए। इसके बाद वास्तविक जो शासक है इसका नरसा नायक को ही कहा जाता है। 12-13 वर्षों तक ये शासन करेगा। फिर नरसा नायक का बेटा जो है वीर नरसिंह, नरसा नायक की मृत्यु के बाद वीर नरसिंह गद्दी पर बैठेगा और इम्बाड़ी को मरवा देगा ये। ठीक है, और इम्बाड़ी को मरवाने के बाद नए वंश की स्थापना करेगा, तुलु वंश की। इस विजयनगर के अंदर ही, विजयनगर के अंदर 4 वंश आए हैं, संगम वंश, सालू वंश और यह है तीसरा वंश तुलु वंश। ठीक है, तुलु वंश चलेगा 1505 से लेके 1565 तक, जिसका संस्थापक वीर नरसिंह है। इसमें 6 महान राजा आएंगे, जिनमें सबसे महान राजा विजयनगर का साम्राज्य के अंदर कृष्णदेवराय प्रथम होएगा, जो बाबर का समकालीन भी है, जो बाबर की जीवनी है तुजक के बाबरी, तो बाबरनामा कहेंगे जिसको, उसके अंदर बाबर ने जिक्र किया है इसका कृष्णदेवराय प्रथम का। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं तुमको। अब आगे कंटिन्यू करते हैं तुलु वंश को। 1505 से लेकर 1565 संस्थापक इसका वीर नरसिंह। 6 शासकों ने राज किया, महान शासक है कृष्णदेवराय। अब वीर नरसिंह को देखते हैं क्या क्या करता है वीर नरसिंह। 1505 से लेकर 1509 तक वीर नरसिंह राज करेगा दक्षिण भारत के साम्राज्य विजयनगर के ऊपर। और ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा का समकालीन था। ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा से घोड़े को व्यापार करेगा, घोड़े का व्यापार करने के लिए समझौता करेगा और फिर घोड़े यहाँ से खरीदेगा ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा से। ठीक है, उपाधि ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा कौन है, ये पुर्तगाली है, जो कि पुर्तगाल से आया है और भारत में व्यापार करने के लिए रुका हुआ है। ठीक है, ये उपाधि धारण करेगा भुजबल की वीर नरसिंह, क्योंकि इसकी बाहों में बल था।
फ्रांसिस्को द अल्मेडा से घोड़े खरीदेगा ये, जो ये ईरान फ्रांस से फ्रांसिस्को द अल्मेडा से घोड़े खरीदेगा और विवाकर को समाप्त कर देगा ये वीर नरसिंह। ठीक है, इसके बाद 1509 से इसकी मृत्यु हो जाती है और फिर नया राजा बनता है कृष्णदेवराय प्रथम। कृष्णदेवराय 1509 से लेकर 1529 तक बैठेगा। और विजयनगर का महानतम राजा कहलाएगा कृष्णदेवराय 1509 से लेकर 1529 तक। ऐसा कहा जाता है दक्षिण भारत का ही नहीं बल्कि उत्तर और दक्षिण दोनों भारतों का ये कृष्णदेवराय सबसे महानतम शासक था। ऐसा इसने नहीं कहा खुद अपनी जीवनी में, बल्कि अलग अलग राजाओं ने कहा है, जैसे तो बाबर ने कहा है। अब विजयनगर का साम्राज्य का महानतम शासक था ये, बाबर का समकालीन था। समकालीन मतलब इंग्लिश में बात करें तो कंटेम्परेरी, मतलब जैसे एक समय पे ही दो लोगों का वर्चस्व, जैसे इसी समय पे बाबर भी चल रहा है और इसी समय पे दक्षिण भारत में कृष्णदेवराय भी चल रहा है 1509 से लेके 1529 तक। और बाबर ने भारत के ऊपर राज किया था 1526 से लेके 1530 तक, मतलब बाबर का समकालीन हो गया बिल्कुल। ठीक है, जैसे तो तुम्हारी मौसी का लड़का या लड़की या तुम्हारी बुआ का लड़का या लड़की और तुम भी सेम ही एज के हो, पर सेम एज के होने के बाद जब सेम आगे जीवन चलता चला जाएगा तो तुम अपने बच्चों को ये कह पाओगे कि हम दोनों एक दूसरे के समकालीन हैं। ऐसे ही ये समकालीन थे। ठीक है, इसके बाद आता है अल्फांसिको द अलबुर्ग ने कृष्णदेवराय के दरबार में फादर लुई को भेजा। ये क्वेश्चन बन जाता है पेपर में कृष्णदेवराय से, क्योंकि महानतम शासक है विजयनगर का, कि फादर लुई को किसके दरबार में भेजा गया, तो कृष्णदेवराय के दरबार में भेजा गया। किसने भेजा? अल्फांसो डी अलबुर्ग ने। ठीक है, 8 महान कवियों के कारण इसको अष्टदिग्गज कहा जाता है। 8 महान कवि थे इनके दरबार में, कृष्णदेवराय के दरबार में, इसलिए इसको अष्टदिग्गज कहा जाता है। ठीक है, इसने कुछ मंदिर बनाए, हजारा का मंदिर, विठला देवी मंदिर और चिदम्बरम का मंदिर, और 1529 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कृष्णदेवराय के बाद बस एक दो राजा और बचता है, इसके बाद ये विजयनगर साम्राज्य खत्म हो जाएगा। बस आगे देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे। लाइट चली गई है, तब तक मैं इसको इरेज करके नया कुछ राइट करता हूँ इसके अंदर, नए वंश को, और फिर लाइट तब तक आ जाएगी। ठीक है, तब तक तुम लोग वेट करो। संदीप बंद कर यार। इसके बाद देखते हैं, हमें 2-3 राजा हो रहे हैं फिर विजयनगर साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अच्युत देवराय। ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण है नहीं, बस विजयनगर की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, ये जो विजयनगर को खत्म करने तक लेके जाएंगे 1529 से लेकर 1542 तक। इसके दरबार में एक पुर्तगाली लेखक नुनियाज भारत आया, बस यही महत्वपूर्ण है, और 1542 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद भारत का अगला राजा बनेगा सदाशिव राय 1542 से लेकर 1565 तक। ये महत्वपूर्ण है विजयनगर साम्राज्य के अंदर। एक तो कृष्णदेवराय महत्वपूर्ण है, एक ये सदाशिव राय का ये महत्वपूर्ण है कि इसने तालीकोट का युद्ध हार गया था ये इसके शासनकाल में। जो तालीकोट का युद्ध था ये निर्णायक युद्ध था कि विजयनगर के साम्राज्य इसी के साथ खत्म होता चला गया था। विजयनगर साम्राज्य के साथ युद्ध हुआ इसका, और दक्कन जो संघ था, दक्कन संघ के अंदर था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, वेदरा, इन सब ने इकट्ठा होकर दक्कन संघ के राजाओं ने, दक्कन संघ के लोगों ने और विजयनगर के साम्राज्य के खिलाफ युद्ध कर दिया, तालीकोट का युद्ध। और फिर ये विजयनगर साम्राज्य हार जाता है, ये विजयनगर साम्राज्य खत्म होता चला जाएगा, पूरा संपूर्ण तरीके से खत्म नहीं होएगा, और दक्कन संघ जीत जाएगा। विजयनगर साम्राज्य से 75% हिस्सा अपना चला गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद है आरवीडो वंश, जो तुल्लो वंश था यहीं पे खत्म हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट जो वंश है आरवीडो वंश है, जो 1570 से लेकर 1582 तक चलेगा, जिसका संस्थापक है तिरुमल 1570 से 1572, जो राजधानी बनाएगा, क्योंकि विजयनगर की जो राजधानी थी अब तक, जो विजयनगर की जो राजधानी थी अब तक अन्नागोंडा होती थी, जो जा चुका हिस्सा, अब तिरुमल ने राजधानी बनवाई पिनकोंडा। फिर जो राजा है जो तिरुमल, ये भी खत्म हो जाता है, और इसके बाद ये राजधानी बनाता है अपना पिनकोंडा। और इसके बाद एक राजा आता है वेंकट प्रथम, जो कुछ खास महत्वपूर्ण है नहीं। वेंकट प्रथम 4 साल तक राज करेगा, फिर उसकी डेथ हो जाएगी। फिर वेंकट राजा द्वितीय आता है भारत के अंदर, फिर वेंकट राजा द्वितीय आता है और 1566 से लेकर 1614 तक राज करता है, और फिर खत्म हो जाता है। जो राजधानी बनाता है अपनी चंद्रगिरी। इसके बाद जो अंतिम शासक है विजयनगर का, वो है श्रीरंग तृतीय,
यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है तुमको, पर जितना भी मैंने करवाया है इसी बार क्वेश्चन जाएगा नहीं। और फिर विजयनगर खत्म हो जाता है इसी के साथ में। अब तक जितना काम करवाया है, विजयनगर साम्राज्य से अगर कोई टॉपिक से, इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा पक्की बात है बाहर नहीं जाएगा। पिछले वीडियो पे भाई ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स रहा नहीं तुम्हारा, नहीं तो तुम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, बल्कि महत्वपूर्ण टॉपिक है वो, जिसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और विजयनगर से तुम्हारा 1 नंबर पक्का हो जाएगा अगर तुम अब तक वीडियो में बने हुए तो। अब तक वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ठीक है। और जहाँ से वॉच आउट कर रहे हो वीडियो को, कमेंट जरूर करके जाया करो। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूरोपीय कंपनियों को भारत आगमन, और फिर उसी के साथ ये जो अपना मध्यकालीन भारत है ये खत्म हो जाएगा और नया भारत चालू करेंगे, आधुनिक भारत, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।